नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अहम खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। चीन के हांगझो में चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन। सिंचांग का कपास उद्योग नई टेक्नोलॉजी से लैस। अमेजॉन का जल स्तर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। चौथा एशियन पैरा गेम्स 22 अक्टूबर को चीन के हांगझो शहर में शुरू हुआ। नई तकनीक और प्रदर्शन के साथ उद्घाटन समारोह काफी प्रभावशाली रहा। इस समारोह में एशियाई पैरा ओलंपिक समिति और अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के नेताओं सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कुल मिलाकर एशिया भर के 45 देशों और क्षेत्रों के 3,800 पैरा एथलीट 28 अक्टूबर तक पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। चाइना रेलवे ने इस साल के पहले 9 महीनों में करीब 3 अरब टन माल की ढुलाई की। रोजाना 1,76,600 रेलगाड़ियां लादी, जिसमें मुख्य बंदरगाहों से 31,500 बोगियां थी, जो 5.8% ज्यादा थी। चीन यूरोप मालगाड़ियों ने 14,20,000 टन ले जाने वाली 13,000 ट्रेनों का संचालन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% और 20% अधिक है। कुल मिलाकर करीब 2.5 करोड़ टन का परिवहन किया गया। रेल समुद्री मालगाड़ियों के साथ 94.5 लाख टन का परिवहन किया गया, जो पिछले वर्ष से 10.3% अधिक है। चीन के सबसे बड़े कपास क्षेत्र सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश में कपास की खेती ऑटोमेटिक हो गई है। स्मार्ट मशीनरी अब कपास चुनने का 80% से ज्यादा काम करती है। पश्चिमोत्तर चीन के सिंचांग ने घरेलू बाजार के आधे हिस्से के साथ अपनी कपास चुनने की तकनीक विकसित की है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए यह प्रगति 2 लोगों को 200 हेक्टेयर कपास के खेतों का प्रबंधन करने की अनुमति देती है, जिससे दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस साल 50 लाख टन उत्पादन की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया, जो एक प्रमुख ऑयस्टर उत्पादक है, को असामान्य रूप से उच्च गर्मी के तापमान के कारण सेलफिश उत्पादन में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। साल 1973 के बाद से देश में गर्मी का चौथा सबसे अधिक तापमान रहा, जिसके कारण 57 दिनों तक समुद्र का तापमान ज्यादा रहा। गोहेंग गन जैसी जगहों पर हाल ही में पकड़े गए 90% से अधिक ऑयस्टर मर गए, जिससे $58 लाख से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। अन्य समुद्री जीव भी प्रभावित हुए हैं। ब्राजील में भीषण सूखे के कारण रियो निग्रो सहित अमेजन वर्षा वन की नदियों में जल स्तर रिकॉर्ड रूप से कम हो गया। मरीना दो डेविड, जो कि एक तैरता हुआ गांव है, सूखे की चपेट में आ गया है, जिससे निवासियों के परिवहन और आवश्यकताओं तक पहुंच प्रभावित हो रही है। स्थानीय अधिकारी और एनजीओ सप्लाई भिजवा रहे हैं। सूखे के कारण जंगल में आग लग गई है और वन्य जीवन प्रभावित हुआ है, जिससे जल स्तर में और गिरावट की आशंका है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। कहते हैं कि एक सफल इंसान के पीछे महिला का हाथ होता है, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की प्रगति को शक्ल देने में महिला का सबसे बड़ा योगदान होता है। आज से इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दिव्या पांडे। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अखिल जी। दिव्या जी, क्योंकि आपको चीन में रहते हुए काफी टाइम हो गया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप चीन में जी जो महिलाओं की जो स्थिति है जी, हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन की बात की जाए या फिर आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए, सामाजिक क्षेत्र की बात की जाए, किस तरीके से आप देखते हैं कि आपने क्या अब तक क्या पाया है, क्या देखा है आपने? अखिल जी, ये तो मानना होगा कि चीन का समाज अपनी महिलाओं को लेके बहुत प्रगतिशील है। महिलाएं भी अपने हक के लिए काफ़ी जागरूक हैं, और एक समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अनुपात जो होता है, महिला और पुरुष का अनुपात, हम कार्य क्षेत्र में देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, तो महिलाओं ने अपनी बढ़त जो है वो बनाई है। तो चीनी समाज ने अपनी प्रगतिशीलता दिखाते हुए महिलाओं को अच्छे मौके दिए हैं, और महिलाओं ने भी इन मौक़ों का अच्छे से उपयोग करते हुए समाज में अपनी जगह अच्छी बनाई है। तो जैसा आपने कहा कि शिक्षा का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, तो चीनी समाज में हम महिलाओं की पहुंच देखते हैं। लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी पहुंच बनाई हुई है। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे भी आपने बताया कि क्योंकि हर क्षेत्र में जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो चीन में इस समय जो वर्क फोर्स है, जो वर्क फ्रंट पर महिलाओं की कम से कम 46% जो है वो महिलाओं की हिस्सेदारी है। जो स्टेम, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, उसमें जो क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें कम से कम 45% जो है वो महिलाओं की हिस्सेदारी है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन में जो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है या जो उनका जो स्टेटस है, जो स्थिति है, वो बहुत बेहतर है।
आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि जी। एक बीइंग अ वुमेन यानी कि एक महिला होने के नाते आप क्या चीज़ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि या भारत के परिवेश में क्या मतलब क्या चेंज, क्या बदलाव या क्या सुधार होना चाहिए? आप क्या देखते हैं कि क्या चेंजेस होना चाहिए जो कि आपने यहाँ चीन में उसको महसूस किया है? अखिल जी, मुझे लगता है कि महिलाएं अपने हक के लिए जागरूक हैं काफ़ी पहले से, और इतिहास गवाह रहा है इस बात का कि महिलाओं पे एक अच्छा समय महिलाओं ने थोड़ा सा निचले तबके में रह के बिताया। निचले तबके इन द सेंस कि एक दो तरह के, अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो जो महिलाओं का जेंडर है थोड़ा सा वो दबा हुआ था, तो महिलाओं ने बहुत खूबसूरती से एक बढ़त बनाई है। लेकिन एक सामाजिक तौर पे मैं जैसे यहाँ पे देखती हूँ, ओपननेस है हर चीज़ के लिए। भारत में वो होने की ज़रूरत है अभी। तो महिलाएं क्योंकि वो अपने हक के लिए आगे आ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बाकी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन एक समाज उनको पुश देता है। तो चीनी समाज, मुझे ऐसा नज़र आता है कि महिलाओं की प्रगति को लेके, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनकी पर्सनल चॉइस, महिलाओं के ग्रोथ पे सब हर चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो एक लड़की है, वो कॉलेज पढ़ने जा रही है, वो लेट आएगी, उसको आगे करियर में क्या करना है, उसकी चॉइस, सारी चीज़ें समाज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो एक समाज के तौर पे हमको इतना इवॉल्व होना है कि हमको महिला कोई दूसरा जेंडर नज़र ना आए पुरुष के हिसाब से। जैसा पुरुष है वैसी ही महिला है। इतनी ओपननेस लोगों के अगर दिमाग में आ जाती है तो मुझे लगता है महिलाओं की राह जो है आगे की, वो आंदोलन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ हमें चीन में बड़ा साफ नजर आता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही वर्किंग होती है, इसलिए तभी वो जो वर्क फ्रंट पर जो हिस्सेदारी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये चीज़ हम भारत में भी देख रहे हैं धीरे धीरे कि अब जो महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं, वो भी अब आर्थिक क्षेत्र में अपना बड़ा अहम योगदान दे रही हैं, लेकिन उन संख्या उतनी पर्याप्त नहीं है। हमें जो एक सुधार करने की जो गुंजाइश है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यही है कि धीरे धीरे जो है वो हम जो चीज़ देख रहे हैं चीन में, वो हमें भारत में भी देखने को मिल रहा है, और उम्मीद है कि वो उसकी जो गति है वो आगे और तेज होगी। जी, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, और इसमें कोई आश्चर्य की, इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि ऐसा हो नहीं रहा है। लड़कियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और ऐसा ही होना है, समय की भी मांग है ये। और हम देख रहे हैं कि अभी समाज धीरे धीरे इस चीज़ के लिए ओपन हो रहा है कि लड़कियों को बहुत अच्छी तरीके से अपनाया जाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं इस चीज़ में एक ऐड करना चाहूँगी कि थोड़ा सा उनको ऑब्जेक्टिफाई एक समाज के तौर पे अब करना बंद करना चाहिए। दिस इज़ हाई टाइम। लड़कियों ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मांग उठाई है, बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं, तो थोड़ा सा उनको ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करना चाहिए, उनको जेंडर फ्री करें। उनको एक महिला है और महिला को ऐसा ही होना चाहिए, इस परिभाषा में ना गढ़ें। महिलाएं अपनी मर्यादाओं को, अपने दायरों को बहुत अच्छे से समझती हैं, तो थोड़ा सा उनको ऑब्जेक्टिफाई ना किया जाए, और उनके लिए रास्ता वो अपना खुद बनाती हैं। बस उसमें उनको थोड़ा सा सहयोग की ज़रूरत है, थोड़े से पुश की ज़रूरत है। और बाकी आप देखेंगे कि आने वाला समय जो है एक कार्य क्षेत्र में, बल्कि हर क्षेत्र में, आप देखिए भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो टीम थी महिलाओं से भरी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सही बात है कि अब देखिए कि भारत के, चाहे भारत हो या चीन हो या अनेक देश हो, उनमें जो साइंटिस्ट हैं उनमें महिलाओं की भी काफी अच्छी संख्या है, भागीदारी है। जैसे अभी आपने चंद्रयान 3 की बात की है, तो उसमें जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, उसमें आधे से ज्यादा तो महिलाएं हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में अपना एक, उनका बड़ा जो योगदान है, बहुत ही अहम योगदान है। और चाहे वो खेल की बात करें, चाहे वो फिर हम ये विज्ञान की बात करें, राजनीति की बात करें, तो तमाम जो क्षेत्र हैं या जो सेक्टर्स हैं उसमें महिलाओं का जो योगदान है या उनकी जो भागीदारी है बहुत ही अहम है। जी बिल्कुल, चाहे महिला हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, दोनों को शिक्षित होने चाहिए। जब शिक्षा आएगी तो समाज में बेहतरी भी अपने आप आएगी। इसी चर्चा के साथ हम यही विराम लेते हैं। और दिव्या जी, ये चर्चा कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के हम लोग डिस्कशन करते रहा करेंगे, जो कि हमें एक सामाजिक चेतना का हमें संचार हो, और दो देशों के बीच की हम बातें हम साझा कर पाएं दोनों देशों को। तो थोड़ा सा इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में भी एक नया कदम होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्ते।